नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन भी हो तो दैट इज कॉल्ड वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वन वन मैपिंग क्या होती थी? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मीन्स मान लो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से लेकर वी तक, तो उसे वन वन कब कहा जाएगा? इफ फॉर ऑल u1 कोमा u2 बिलोंग्स टू u, u1 इज नॉट इक्वल टू u2, u1 इज नॉट इक्वल टू u2 implies t of u1 इज नॉट इक्वल टू t of u2। मीन्स अगर पॉइंट्स अलग अलग हों तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग आएंगी। जैसे कि u1 और u2, u में से दो एलिमेंट है और अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो जो इनकी इमेजेस हैं वो भी अलग अलग ही आएंगी। अगर ऐसा हो u के हर दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग आएं तो टी मैप को क्या कहा जाता है? वन वन मैप। यहाँ पर क्या है देखो, दो एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज सेम आ रही है तो ये वन वन मैप नहीं है। ठीक है। सो अगर कोई मैपिंग वन वन भी हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो दैट इज कॉल्ड वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं। वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं। और वन वन की डेफिनेशन देने का दूसरा तरीका ये है कि जब भी इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो डेफिनेटली एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे। मीन्स t of u1 इज इक्वल टू t of u2 implies u1 इज इक्वल टू u2। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू मैपिंग क्या होती है? A linear transformation T is said to be onto if for each V belongs to V। देखो T फंक्शन यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है? U से लेकर V तक। अगर V का हर एलिमेंट U के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा हो, या V के हर एलिमेंट V के लिए हमें U में एक एलिमेंट मिले U सच दैट T of U इज इक्वल टू V। ऑन टू की डेफिनेशन लगाई है जस्ट कि V का हर एलिमेंट U के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा हो तो उस मैपिंग को कहा जाता है ऑन टू मैपिंग। और साथ में यहाँ पर ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर ये है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसके बाद है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इसके लिए वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। अगर सिर्फ वन वन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको इंजेक्टिव कहते हैं। अगर सिर्फ ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको सर्जेक्टिव कहते हैं। अगर वन वन भी है, ऑन टू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो उसको बाइजेक्टिव या फिर वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म भी कह देते हैं। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं U इज आइसोमॉर्फिक टू V। दिस U इज आइसोमॉर्फिक टू V एंड इट इज रिटन एज दिस। इसको लिखते ऐसे हैं कि U इज आइसोमॉर्फिक टू V अगर U और V के बीच में हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। और वन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को इक्वल कब कहा जाएगा? मान लो t1 एक फंक्शन है u से v तक, t2 भी एक फंक्शन है u से v तक, दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम है, दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, तो इनको इक्वल कब कहा जाएगा? अगर ये डोमेन के हर पॉइंट पर इक्वल आंसर दे रही हो। डोमेन क्या है? u। तो अगर ये डोमेन के हर पॉइंट पर फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u दोनों मैपिंग डोमेन के हर पॉइंट पे इक्वल आंसर दे रही हो तो हम कहते हैं कि t1 एंड t2 आर इक्वल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद ये एक थ्योरम है जो कि आगे कई थ्योरम्स में काम आ जाती है कि मान लो u और v दो वेक्टर स्पेस हैं जिसमें कि u की डायमेंशन फाइनाइट है। ठीक है, u की डायमेंशन फाइनाइट है, इसका मतलब u की बेसिस में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आएंगे। तो मान लो वो बेसिस के एलिमेंट्स क्या हैं? u1 u2 un। ये किसकी बेसिस है? u की। इसके बाद है मान लो v1 v2 vn कोई भी n वेक्टर्स हैं v में से, देन हमें डेफिनेटली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। वन एंड ओनली वन का मतलब कि जो यूनिक होगी, हमें एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी t फ्रॉम u टू v फॉर विच t ऑफ ui इज इक्वल टू vi। मीन्स हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं t जो कि u1 की इमेज v1 देगा, u2 की इमेज v2 देगा और un की इमेज vn देगा। इसका प्रूफ बहुत ही आसान सा है, इसको आप अपने आप देख लेना। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है
टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, दो वेक्टर स्पेस हैं, दोनों की डायमेंशन फाइनाइट है, तो और ओवर द सेम फील्ड हैं वो दोनों वेक्टर स्पेस, तो वो आइसोमॉर्फिक कब होंगे? रिपीट कर रही हूँ, u और v दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड f, और u और v दोनों की डायमेंशन फाइनाइट है, देन u एंड v आर आइसोमॉर्फिक, तो वो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे इफ एंड ओनली इफ they have the same dimension, if dimension of u is equal to dimension of v, means जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स u की बेसिस में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स v की बेसिस में होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि u एंड v आर आइसोमॉर्फिक। ये हमें प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया कि लेट u एंड v आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस और ओवर द सेम फील्ड f, और फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया कि u एंड v आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी t u से लेकर v तक जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ये हमने यहाँ बता दिया कि क्योंकि u और v आइसोमॉर्फिक है तो हमें एक 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी t u से लेकर v तक। इसके बाद हमने u की बेसिस में मान लिए n एलिमेंट्स। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि u एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो u की बेसिस में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आएंगे, तो हमने मान लिए वो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं u1 u2 un u की बेसिस में। तो डायमेंशन ऑफ u कितनी हो गई? n। अब हमने एक b सेट लिया जो कि हमने क्या ले लिया, ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर t लगा दिया, तो वो बन गया t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un, और u के एलिमेंट्स के ऊपर t लगा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? v में। तो अंडरस्टूड है b किसका सबसेट हुआ? v का। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे b इज ए बेसिस ऑफ v। उससे क्या होगा? v की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? जितनी v की बेसिस में एलिमेंट है, और v की बेसिस में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो v की डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी? n। तो वहां से प्रूफ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। सिर्फ हमें b को बेसिस दिखाना है, उसके लिए एक बार इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देंगे और एक बार इसको दिखा देंगे कि ये स्पैन करता है v को। तो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट का प्रूफ, तो हमने माना लेट a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस an t ऑफ un इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा t ऑफ a1 u1 प्लस t ऑफ a2 u2 प्लस t ऑफ an un इज इक्वल टू 0, और फिर t बाहर आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे। इसके बाद है कि t अगर किसी एलिमेंट पर 0 आंसर दे रहा है तो वो एलिमेंट पक्का 0 हो जाएगा, क्योंकि t हमारी जो थी वो 1 1 मैपिंग थी। देखो t क्या थी? 1 to 1। 1 to 1 का ये मतलब हो गया कि दिस इज इक्वल टू t ऑफ 0। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और ये एक तरह से ऐसी चीज हो गई कि t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v, देयरफॉर u इज इक्वल टू v। ठीक है, 1 1 मैपिंग की क्या डेफिनेशन थी कि t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v इम्प्लाइज u इज इक्वल टू v। तो ये एलिमेंट u का काम कर गया और ये 0 एलिमेंट v का काम कर गया, सो दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन u1 u2 un क्या थी? बेसिस थी। बेसिस थी तो जब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा तो सारे के सारे स्केलर्स के आ जाएंगे 0। ठीक है, सो हमने t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 माना था, और सारे के सारे स्केलर्स को हमने 0 प्रूफ कर दिया। सो b इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हम प्रूफ करेंगे कि b स्पैन करता है v को। उसके लिए हम v का कोई एलिमेंट लेंगे और उसको b के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के दिखा देंगे। तो v का हमने एलिमेंट लिया v। नाउ t u से v तक ऑन टू था, ऑन टू की डेफिनेशन लगा दो। क्या होती है कि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा। यहाँ से कौन सा एलिमेंट उठाया है? v, तो वो यहाँ के किसी ना किसी u एलिमेंट की इमेज बनेगा, जिसमें u कहाँ से है? u में से। उसके बाद u में से है, और u की बेसिस कौन थे? u की बेसिस थी u1 u2 un। इसका मतलब u के हर एलिमेंट को इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो u को हमने लिख दिया b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bn un। बस दोनों साइड t लगा दो, क्योंकि हमें तो v की वैल्यू निकालनी है। v का मतलब था t ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि हमें पता था t ऑफ u इज इक्वल टू v। t ऐसे कैसा? u की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू v। t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये खुल के ये चीज आ गई। इट मीन्स v हमने किस में से उठाया था? कैपिटल V में से, और उसको हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखकर दिखा दिया? t ऑफ u1 t ऑफ u2 और t ऑफ un। और ये एलिमेंट किसके थे? b के। इसका मतलब b सेट स्पैन करता है कैपिटल V को। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया कि स्मॉल v इज अ
स्मॉल v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, इसका मतलब b स्पैन करता है v को। ऑल्सो b को हम li तो दिखा ही चुके थे, स्पैन भी करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, सो b इज अ बेसिस ऑफ v। b में कितने एलिमेंट थे n, तो v की डायमेंशन कितनी हो गई n, u की ऑलरेडी n थी, इसकी भी n आ गई, तो दोनों की डायमेंशन इक्वल आ गई। कन्वर्सली हमने माना कि दोनों की डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, अब हमें आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है किस किस को, u और v को, ये हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। इनकी डायमेंशन इक्वल है, मान लो हमने इनकी डायमेंशन n मान ली, इसका मतलब u की बेसिस में भी n एलिमेंट और v की बेसिस में भी n एलिमेंट है, तो ये हमने मान ली u की बेसिस और ये हमने मान ली v की बेसिस। ठीक है, फिर वो हमने एक पीछे अभी थ्योरम की स्टेटमेंट बताई थी मैंने कि u और v अगर दो वेक्टर स्पेस हो, u की डायमेंशन फाइनाइट हो, वो हमारे क्वेश्चन में है, और ये u की बेसिस हो वो भी है, ये v में से वेक्टर्स हो वो भी है, तो हमें एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलती थी जो कि ui की इमेज कितनी दे देती थी, vi। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये बता दिया उस रिजल्ट से कि हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी u से v तक जो कि ui की इमेज क्या दे देगी, vi। इसके बाद हमने कहा कि मान लो हमने u में से कोई एलिमेंट लिया, u के एलिमेंट u की बेसिस मतलब कि इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, दोनों साइड t लगा दिया, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, ये खुल गया, t ऑफ u1 क्या था v1, t ऑफ u2 क्या था v2, t ऑफ un क्या था vn, और ये v1 v2 vn किसके एलिमेंट थे, किसकी बेसिस थी, v की, तो इनका कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा, v में। इसका मतलब u अगर u में से है तो t ऑफ u कहाँ जा रहा है, v में। अब हम प्रूफ करेंगे ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ti है ये 1 भी है और on2 भी है, उससे क्या होगा, u से v के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई जो 1 भी है और on2 भी है, तो वहाँ से u और v क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। 1 के लिए हम क्या मानते हैं कि लेट t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ u डैश, और प्रूफ क्या करके दिखा देते हैं, u इज इक्वल टू u डैश। u की वैल्यू हमने मान ली a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un, और u डैश की मान ली a1 डैश u1 प्लस a2 डैश u2 प्लस an डैश un। t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, खुल गया, यहाँ पर भी t खुल गया, सारों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, फिर t ऑफ u1 वाले स्केलर इकट्ठे कर दिए, t ऑफ u2 वाले स्केलर इकट्ठे कर दिए, t ऑफ un वाले स्केलर इकट्ठे कर दिए। नाउ t ऑफ u1 की वैल्यू थी v1, इसकी वैल्यू थी v2, इसकी वैल्यू थी vn। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा v1, इसकी जगह आ जाएगा v2, इसकी जगह आ जाएगा vn। लेकिन ये जो v1 v2 vn थे ये तो बेसिस थे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब जब भी v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा तो सारे के सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0। तो पहला स्केलर भी 0, दूसरा स्केलर भी 0, लास्ट स्केलर भी 0। इन शॉर्ट हमने लिख दिया ai माइनस ai डैश इज इक्वल टू 0, सो ai इज इक्वल टू ai डैश। ai ui इज इक्वल टू ai डैश ui, दोनों साइड ui से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इम्प्लाइज समेशन ai ui इज इक्वल टू समेशन ai डैश ui, क्योंकि ये फॉर ऑल आई था ना, i रनिंग फ्रॉम 1 टू n एंड i रनिंग फ्रॉम 1 टू n। ये वैल्यू थी u की और ये वैल्यू थी u डैश की, यहाँ बताई थी ना, ये वैल्यू थी u की, ये वैल्यू थी u डैश की, सो u इज इक्वल टू u डैश। हमने माना क्या था, हमने माना था कि t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ u डैश, और हमने प्रूफ कर दिया u इज इक्वल टू u डैश, दस t इज 1 to 1। अब हमें शो करना है कि t ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, को डोमेन में से एक एलिमेंट लेते हैं v, और उसको हमें डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज टाइप का दिखाना है। तो हमने स्मॉल v लिया कैपिटल V में से, क्योंकि v की बेसिस कौन है, v1 v2 vn, तो स्मॉल v इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का दिखाई देगा। लेकिन अभी हमने पीछे देखा था v1 किसके इक्वल था, t ऑफ u1 v2 t ऑफ u2 vn t ऑफ un, तो उनकी वैल्यू पुट कर दी। फिर क्योंकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बाहर आ गया, एलिमेंट्स कंबाइंड हो गए, और इस एलिमेंट को हमने नाम दे दिया u। सो v कैसा दिखाई दे रहा है, t ऑफ u टाइप का। v कैसा दिखाई दे रहा है, t ऑफ u टाइप का, वेयर दिस u बिलोंग्स टू कैपिटल U। क्यों, क्योंकि u1 u2 un किसकी बेसिस थी, कैपिटल U की, तो उनका समेशन, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा, U में। ठीक है, सो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि कैपिटल V का हर एलिमेंट कैपिटल U के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा। दिस इम्प्लाइज t इज ऑन टू एंड दिस इम्प्लाइज u इज आइसोमॉर्फिक टू V। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट every n dimensional vector space U is isomorphic to f raised to the power n। U
कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब कि u की डायमेंशन कितनी है n, मीन्स u की बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं n, तो हमें दिखाना है u आइसोमॉर्फिक होना चाहिए f की पावर n को। ठीक है, तो प्रूफ में हमने लिखा कि u की बेसिस में n एलिमेंट थे, मान लो वो n एलिमेंट्स ये हैं। इसका मतलब u के हर एलिमेंट को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, वो हमने लिख के दिखा दिया। वेयर स्केलर्स कहाँ से होते हैं, f में से। अब हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, इसका मतलब हमें एक फंक्शन ढूंढना है u से लेकर f⁴n तक जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। तो हम अब खुद से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं t u से लेकर f⁴n तक। बहुत ही आसान है डिफाइन करना। देखो t को हम u के किसी एलिमेंट पे लगाएंगे, u का एलिमेंट हमने क्या लिया था, स्मॉल u, तो t को हमने लगाया स्मॉल u पे। स्मॉल u मतलब कि इस पर लगाया हमने t को। ठीक है, t को लगाया u पे, मतलब कि t को लगाया इस एलिमेंट पे। ठीक है, और हम आंसर क्या डिफाइन कर रहे हैं, n ट्यूपल a1 a2 an। देखो a1 a2 an सारे कहाँ थे, f में, तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, f की पावर n में, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी f में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी f में जा रहा है, लास्ट कोऑर्डिनेट भी f में जा रहा है, तो ये n ट्यूपल कहाँ जाएगा, f⁴n में। ठीक है, तो जो हमने t को u पर लगाया, u को जब u1 u2 un के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, जो स्केलर्स आए थे उनको हमने n ट्यूपल फॉर्मेट में लिख दिया, उसको हमने t ऑफ u डिफाइन कर दिया। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो t है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी, और ये बहुत ही आसान है चेक करना, तो इसको आप खुद से आराम से देख सकते हैं।